हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई मेहंदी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। आस्था और उसके पति रवि एक साथ कारखाने में काम करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। दोनों साथ में बहुत खुश थे और उनकी जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। जो भी कमाई होती उसी के साथ उनकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। अरे जल्दी कारखाना जाना है, आज बहुत काम है। अरे हाँ, मैं तो तैयार हो गया हूँ, तुम जल्दी चलो। हाँ, अभी आई। आस्था और रवि दोनों साथ में कारखाना जाते हैं। दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन लेट से पहुँचने के कारण दोनों जल्दी जल्दी काम करने लग जाते हैं। जल्दबाजी में रवि का हाथ एक बड़ी सी मशीन में आ जाता है और रवि का हाथ मशीन से कट जाता है। अब घर कैसे चलेगा? आपको छोड़कर मैं काम करने नहीं जा सकती, और अगर काम करने नहीं जाऊंगी तो घर में पैसे कैसे आएंगे? हे भगवान, कुछ मदद करो। आज अगर मेरे हाथ सलामत होते तो तुम्हें इतनी तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ता। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? आप चिंता मत कीजिए, कुछ न कुछ उपाय जरूर निकलेगा। आस्था रवि को तसल्ली देने के लिए ये बात बोल तो देती है, लेकिन उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि घर का खर्च कैसे चलेगा। तभी आस्था के घर पर उसकी पड़ोसिन शीतल आती है और कहती है, हाय दैया, आस्था तेरे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब तू अकेले कैसे कर पाएगी इतना कुछ? सुन, मेरे पति सुनार की दुकान में काम करते हैं। अगर तुझे अपने जेवर बेचने होंगे तो मुझे बता देना। अगर मेरे जीवन में ये दिन आए हैं तो कोई न कोई रास्ता भी जरूर निकलेगा। आपने हमारी इतनी चिंता की, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल तो अच्छाई का जमाना ही नहीं है। पति का हाथ चला गया, लेकिन तेरी अकड़ अभी भी बाकी है। आस्था दुखी मन से गांव के बाहर एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। तभी वहां से एक जादूगरनी गुजर रही थी और उसकी नजर आस्था पर पड़ती है। फिर वो उसके पास जाती है। क्या बात है बेटी, तुम बहुत चिंता में लग रही हो। आस्था अपने साथ घटी सारी घटना को उस जादूगरनी को बताती है। देखो बेटी, मैं तुम्हारा दुख तो खत्म नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारे दुख को भुलाने के लिए मेरे पास कुछ है। आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर जादूगरनी जी। तभी जादूगरनी अपने जादू से वहाँ कुछ मेहंदी के पत्ते प्रकट कर देती है। जादूगरनी जी, ये तो मेहंदी के पत्ते हैं। हाँ, ये कोई आम मेहंदी के पत्ते नहीं हैं, ये जादुई मेहंदी के पत्ते हैं। इन्हें पीसकर यदि किसी के हाथ पर लगाओगी तो वो खुद ब खुद ही डिजाइन वाली मेहंदी बन जाएगी। और ये जादुई मेहंदी है तो ये कभी भी खत्म नहीं होंगी। तुम इसे कैसे इस्तेमाल करती हो, ये तुम पर निर्भर करता है। धन्यवाद जादूगरनी जी, मैं इस मेहंदी के पत्ते का अच्छे से इस्तेमाल करूंगी। फिर वो जादूगरनी वहाँ से चली जाती है। आस्था वो मेहंदी के पत्ते को लेकर घर वापस आ जाती है और घर के आगे एक बोर्ड लगा देती है कि यहाँ मेहंदी लगाई जाती है। कुछ ही समय में उसके पास कस्टमर भी आने लगे। देखते ही देखते कुछ दिनों में आस्था की दुकान में भीड़ लग गई और कुछ ही दिनों में आसपास के गांव वाले आस्था से ही मेहंदी लगवाने आने लगे। ये भिखारन आस्था के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? जरूर इसमें इसकी कोई चाल होगी। आज रात जाकर मैं पता करती हूँ। शीतल आस्था के घर में छुपकर देखने लगती है। वो देखती है कि आस्था वो मेहंदी के पत्ते को बार बार पीस कर इस्तेमाल कर रही है और वो खत्म ही नहीं हो रहे थे। तभी शीतल के मन में लालच आ जाता है और वो मौका पाते ही वहाँ से वो मेहंदी के पत्ते लेकर भाग जाती है। अरे वाह,
अब मैं भी आस्था की तरह ही अमीर बन जाऊंगी। शीतल भी आस्था की ही तरह मेहंदी लगाने की दुकान खोल लेती है और कुछ गांव की औरतें मेहंदी लगवाने के लिए आ भी जाती हैं। शीतल सबको मेहंदी लगाने लगती है। धीरे धीरे करके सभी औरतों के हाथों में अचानक से जलन होने लगती है और सभी औरतें जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। ये कैसे हो रहा है? आस्था भी तो यही पत्ते इस्तेमाल कर रही थी। तभी सारी औरतें मिलकर शीतल की दुकान को तोड़ने लगती हैं। इसके डर से शीतल वहाँ से भागकर आस्था के पास जाती है। आस्था, अरे वो आस्था, कहाँ हो तुम? क्या हुआ शीतल, तुम इतना कांप क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? ये मेहंदी के पत्ते मैं तुम्हारे घर से चुरा कर ले गई थी और मैंने सोचा था कि तुम्हारी तरह मैं भी अमीर बन जाऊंगी, लेकिन मैंने जिनके भी हाथ में मेहंदी लगाई उनके हाथ जल गए। वो इसलिए क्योंकि तुमने ये मेहंदी चुरा ली थी। ये कोई आम मेहंदी नहीं है, ये जादुई मेहंदी है। मुझे माफ कर दो, अभी के लिए मुझे उन सभी से बचा लो प्लीज। आस्था शीतल को माफ कर देती है और मेहंदी का लेप बनाकर गांव की सभी औरतों को लगा देती है, जिससे उनके हाथों पर होने वाली जलन खत्म हो जाती है। उसके बाद से आस्था अपना काम दोबारा से शुरू कर देती है और खूब तरक्की करती है। एक गांव में सिमरन नाम की एक लड़की रहती थी। सिमरन अपने माँ पिताजी के साथ रहती थी। उसके पिताजी गांव के बहुत बड़े व्यापारी थे, जिस वजह से उनके पास बहुत धन था। मगर सिमरन के अंदर इस बात का बिल्कुल घमंड नहीं था। वो सभी से अच्छे से बात करती थी और किसी को पैसों की जरूरत होती तो वो अपने पिताजी से मांग कर दे दिया करती थी। एक दिन सिमरन की दोस्त काजल सिमरन के पास आई। वो बहुत उदास लग रही थी। क्या हुआ काजल, तू इतनी उदास क्यों है? बोल, क्या समस्या है? क्या बताऊं तुझे, रहने दे। अरे बोल तो सही, क्या पता मैं तेरी मदद कर सकूं। सिमरन, मेरे पिताजी की नौकरी चली गई है, खेत भी बंजर हो गया है, कोई साधन नहीं बचा पैसा कमाने का, इसलिए हर रोज मेरे घर पर लड़ाई होती है और अब मैं आगे और पढ़ाई भी नहीं कर पाऊंगी। ये सुनकर सिमरन को बहुत दुख हुआ। काजल, तू परेशान मत हो, मैं जरूर तेरी मदद करूंगी। मैं आज ही अपने पिताजी से बात करती हूँ। सिमरन शाम के वक्त अपने पिताजी के पास जाती है। पिताजी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आप तो जानते हैं कि मेरी एक दोस्त है काजल। हाँ हाँ जानता हूँ, तो क्या? उसके पिताजी की नौकरी चली गई और उसके खेत भी बंजर हो गए हैं, जिस वजह से उन्हें पैसों की बहुत दिक्कत हो रही है। अगर आपसे हो सके तो आप उनकी मदद कर दें। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारी दोस्त है तो मैं उसकी मदद जरूर करूँगा। काजल को कहना कि कल वो अपने पिताजी को भेज दे, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। सिमरन अपनी दोस्त काजल से ये बात कह देती है। अगले ही दिन काजल के पिता सिमरन के पिता से मिलने जाते हैं। उन दोनों में कुछ देर बात हुई। फिर सिमरन के पिता ने काजल के पिता को काम पर रख लिया और अब वो वहीं काम करने लगे। जितना भी कागजी काम होता था वो सभी काम काजल के पिता ही किया करते थे। अब तक सिमरन के पिता को काजल के पिता पर बहुत भरोसा हो गया था और वो दोनों मिलजुल कर काम किया करते थे। कुछ महीने बीतने के बाद सिमरन के पिता को ऐसा महसूस हुआ कि हिसाब और कागजी कामों में कुछ गड़बड़ चल रही है। इधर कुछ ज्यादा ही गड़बड़ी चल रही है, आखिर क्या करूं? कौन है ये जो गड़बड़ी कर रहा है? काजल के पिताजी ये सब संभालते हैं, मगर वो तो बहुत ईमानदार हैं, ऐसा कभी नहीं कर सकते। हाँ। तभी एक दिन सिमरन के पिता की नजर काजल के पिता पर पड़ती है। वो उनकी तिजोरी के पास खड़े थे और तिजोरी को खोलने की कोशिश कर रहे थे।
उसी तिजोरी में सभी पैसे और महत्वपूर्ण कागज रखे जाते थे। सिमरन के पिता सोचते हैं, अच्छा, इसका मतलब मैंने इन्हें काम दिया और इन्होंने मेरे साथ ही धोखा करने का सोच रहे हैं। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने सब देख लिया है, निकल जाइए और कभी लौट कर आने की जरूरत नहीं है। सिमरन के पिता ने काजल के पिता की चाल समझ ली और उन्हें काम से निकाल दिया। ये बात उन्होंने सिमरन को भी बता दी। ये बात सुनकर सिमरन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो काजल के पास जाती है और कहती है, काजल, तुम्हारे पिताजी ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मेरे पिताजी ने ही उन्हें काम दिया और उन्होंने मेरे पिताजी को ही धोखा देना चाहा। माफ करना, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। ये सब सुनकर काजल दुखी हो गई। फिर सिमरन के घर एक साध्वी महिला आती है जो कि बहुत ज्ञानी थी और अलग अलग तरह के जादू भी करना जानती थी। सिमरन उनसे मिलने जाती है। बोलो बच्चा, क्या जानना चाहती हो? जी, मेरे पिताजी ने मेरी दोस्त के पिताजी को नौकरी दी, मगर उन्होंने मेरे पिताजी के साथ ही धोखा करना चाहा। मैं इसके पीछे की सच्चाई जानना चाहती हूँ। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो महिला थोड़ी देर ध्यान करती है, फिर कहती है, अभी मैं कुछ नहीं बता पाऊंगी, मगर मैं तुम्हें ये जादुई पानी देती हूँ। तुम इस पानी को लेकर के जाओ और अपनी दोस्त काजल को भी साथ ले जाना। जंगल के पास एक नदी है, उसमें इस पानी को डाल देना, तुम्हें सब पता चल जाएगा। जी ठीक है, जैसा आप कहें। सिमरन वो जादुई पानी लेकर काजल के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। उसके बाद दोनों जंगल के पास वाली नदी के पास आते हैं। उसके बाद उस जादुई पानी को नदी में डाल देते हैं और दोनों इंतजार करने लगती हैं। तभी अचानक वहाँ पर एक खूबसूरत सी जल परी प्रकट होती है और सिमरन और काजल से कहती है, काजल के पिता बिल्कुल निर्दोष हैं, उन्हें फंसाया गया है। कुछ लोगों को सिमरन के पिता और काजल के पिता की नजदीकियों से बहुत समस्या हो रही थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। कौन है वो जिसने ऐसा किया? तभी जल परी अपने जादू से सिमरन और काजल को सारी चीजें दिखाने लगती है कि सिमरन के पिता के साथ काम करने वाले दो नौकरों ने सभी कागजों के साथ गड़बड़ी की। ये सब देखकर दोनों हैरान रह गयी। आखिर हम ये चीज अपने पिताजी को कैसे दिखा सकते हैं? जाओ बच्चों, उन्हें लेकर आओ। यहीं पास में दो घर बना होगा, एक चांदी का घर होगा और दूसरा सोने का घर। सोने के घर में तुम लोग साथ रह सकते हो और सोने के घर से तुम लोग जो भी मांगोगे वो मिलेगा। और साथ ही चांदी के घर में जाने से सभी के बीच की गलतफहमी दूर हो जाएगी। उनके बीच जो भी समस्या है वो दूर हो जाएगी और उसमें सच्चाई दिख पाएगी। उसके बाद उस चांदी के घर का क्या होगा? जैसे ही गलतफहमी दूर हो जाएगी, चांदी का घर खत्म हो जाएगा और आगे कभी भी कोई भी गलतफहमी हो तो तुम लोग उस चांदी के घर को वापस बुला सकती हो। ये सब सुनने के बाद दोनों अपने अपने पिता के साथ उन्हें चांदी के घर में लेकर जाती हैं। वहाँ वो सभी सच्चाई देखकर हैरान रह जाते हैं। उस दिन आप तिजोरी के पास क्या कर रहे थे और उसे खोलने की कोशिश क्यों कर रहे थे? मैं तो हाल ही में तैयार हुए कागज को रखना चाह रहा था, इसीलिए मैं तिजोरी खोल रहा था। सारी सच्चाई जानने के बाद दोनों के बीच की गलतफहमी दूर हो जाती है और चांदी का घर गायब हो जाता है और फिर सभी मिलजुल कर सोने के घर में हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।